हेलो एवरीवन। आज से हम पॉक्सो एक्ट पे सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जो पॉक्सो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो डीजेस के लिए और एमपी जुडिशरी के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, तो हम उस पर फोकस करेंगे। अभी आज के जो दो केसेस हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, तो डीजेस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। बट ऑफ कोर्स जो प्रिंसिपल है वो इम्पॉर्टेंट है हर सिचुएशन के लिए। कुछ इश्यूज़ हैं पॉक्सो एक्ट में जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल द एज ऑफ कंसेंट। What about two teenagers falling in love and the girl getting pregnant? क्योंकि अपेरेंटली जो पॉक्सो है उसमें एक बहुत ही मैंडेटरी प्रोविज़न है कि किसी को भी पता चलता है कि अगर किसी चाइल्ड के साथ, जो कि 18 साल से कम की डेफिनेशन दी गई है चाइल्ड को, मतलब एनी बडी हु इज़ बिलो 18 ईयर्स इज़ अ चाइल्ड एज़ पर द लॉ, तो अगर किसी को पता चलता है कि उसके साथ सेक्शुअल असॉल्ट हुआ है तो उसकी मैंडेटरी ड्यूटी है टू रिपोर्ट दैट ऑफेंस। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर टीनेज रिलेशनशिप है और उसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वो टेक्निकली कंसेंशुअल नहीं होगा, क्योंकि कंसेंट ही बंदा वो कहलाता है, वो दे सकता है जो कि 18 से ज़्यादा का है, बट अगर वो टीनेज रिलेशनशिप में, कई बार क्या होता है कि रूरल इंडिया के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ ऑफेंस भी हो जाएगा। हम देखेंगे बड़े सारे केसेस में यही हुआ कि द टू पीपल फेल इन लव, they had sexual intercourse, the girl got pregnant, she was from rural India। उन्होंने अपने जब स्टेटमेंट दिया तो उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑफेंस होता भी है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो और दे गॉट मैरिड, उनका बच्चा भी है, बट जो आदमी है वो जेल के पीछे वो कर रहा है, मतलब अपनी सज़ा भुगत रहा है। तो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे ही इश्यूज़ जहाँ पे पॉक्सो एक्ट आता है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, उसको एग्जाम्पल से समझेंगे सो दैट यू नेवर फॉरगेट व्हाट इट इज़। डीजेस में स्पेशली क्या होता है, आपको एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे बताओ ये किस कैटेगरी में फॉल होगा। एमपी में शायद सेक्शन नंबर पूछ ले या रीसेंट केस लॉ पूछ ले। ठीक है, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डील विद दिस एवरी डे, ताकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना हो दिमाग पे कि भाई पॉक्सो पढ़ना है, और बहुत आराम से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला केस है आलम और शेख आलम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। 2023 का है, दिल्ली हाई कोर्ट का। अब इसमें बोला गया है कि जस्ट बिकॉज, अब देखो कैसे एक पर्टिकुलर केस लॉ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। अब ये वाला जो केस है वो इनहेरेंट पावर्स जो 482 में सीआरपीसी में दिया उसके लिए भी बड़ा रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि जस्ट बिकॉज जो कंप्लेनेंट है वो अक्यूज्ड से शादी कर लेता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो रेप चार्जेस हैं या जो पॉक्सो की एफआईआर है वो क्वॉश कर दी जाए। क्वॉशिंग कहाँ होगी? क्वॉशिंग की पावर तो हाई कोर्ट में दी गई है 482 में, है ना। किन परिस्थितियों में ऐसी एफआईआर क्वॉश हो सकती है, हो भी सकती है कि नहीं। अब आप देखोगे कई जगह क्वॉश की भी है ना। कई जगह बोला गया है कि नहीं, उसको मतलब इसको बड़े थोड़े से लाइटली देखा गया है, बट आपको फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुई 2020 में। कंप्लेनेंट ने जो विक्टिम था उसने कंप्लेन करी गई, और उसने बार बार ये बोला अपने एफआईआर में भी, और 164 के स्टेटमेंट उसका बड़ा कंसिस्टेंट था, और उसने बोला कि उसके साथ मल्टीपल टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, और जब वो सिर्फ 16 साल की थी। ठीक है, अब यहाँ पे बाद में उन लोगों का समझौता हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और दे गॉट इनटू एन अरेंज्ड सिस्टम कि जहाँ पे उसने बोला कि नहीं, हम एफआईआर क्वॉश कराने के लिए तैयार। अब ये केस ना बहुत एक्सटेंसिवली इनहेरेंट पावर्स के बारे में बात करता है कि देखो भाई, इनहेरेंट पावर्स दिया गया है, और 3 रीजंस दिए गए हैं कब इनहेरेंट पावर्स यूज़ किया जा सकता है। कि जब सीआरपीसी के कोई प्रोविजन को इफेक्ट देना हो, या तो कोई अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को रोकना हो, या तो अदरवाइज एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करना हो। और यहाँ पर बोला गया है कि मानते हैं हम कि 482 की पावर्स बहुत ही वाइड है, बट दे आर नॉट अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड मीन्स उनको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खुली पावर्स है, उनको रोका नहीं जा सकता। तो जब हमें 482 करना, एंड एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ दिस जजमेंट और ऑर्डर इज टॉकिंग अबाउट 482, that how you have to carefully exercise this power, और अगर ऐसे केसेस में नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस हैज़ टू बी सीन, है ना। तो अगर क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट पावर्स अगर एक्सरसाइज करनी है तो
तो इसके बारे में बात करी गई है। दूसरा जो पार्ट है जजमेंट का वो ये बोलता है कि कैसे सोसाइटल बैलेंस और प्राइवेट इंटरेस्ट को देखना है ना। कंपाउंडिंग भाई 320 में ही हो सकती है सीआरपीसी में, और उसके अलावा कहीं पर नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कि पॉक्सो का जो कोई केस है आपने उसको कंपाउंड कर लिया अपने आप ही, है ना, और आप चले गए 482 में क्वॉश कराने, दैट इज़ डेफिनेटली अब्यूज़ ऑफ पावर ऑफ कोर्ट, तो वो तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। दूसरा केस है गोपी निशा मल्ला वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2023, दिल्ली हाई कोर्ट का ही जजमेंट है। उसमें बोला गया है कि जस्ट बिकॉज जो अक्यूज्ड है उसका उसने कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया है और उसका कन्विक्शन हो गया है, उसको फर्लो या पेरोल ग्रांट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पेरोल और फर्लो है इसमें कई बार डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे, देयर इट इज़ पॉसिबल कि क्या होता है पेरोल और फर्लो। ये ना टेम्पररी रिलीज होता है उसका कन्विक्ट्स का। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ को समझ सके, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम ही आइसोलेट कर दिया, उनको पता ही नहीं है जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है किसी भी उसका इम्प्रिजनमेंट का, रिफॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया है या कोई होप ही नहीं बची है लाइफ में, है ना, दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है, उनका साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इतना हिल चुका है कि वो वहीं पर क्या कहते हैं जेल में रह कर ही और ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए हैं। ठीक है, इतने स्ट्रेस में आ गए हैं, जो इनकारनेशन या जो इम्प्रिजनमेंट है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में लोग हैं, है ना, उनको वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए देयर इज़ अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ पेरोल एंड फर्लो। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, दोनों ही टेम्पररी रिलीज है। एक है कि पेरोल को आप एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, आपका जो कन्विक्ट है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों उसको पेरोल चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रीजंस के कारण हो सकती है, जैसे घर में शादी है या किसी के पेरेंट की डेथ हो गई और वो उसको क्या कहते हैं क्रिमेट करना है, या फिर अदरवाइज भी, है ना, किसी पर्टिकुलर रीज़न से उसको पेरोल दे दी गई है। जैसे अभी ये जो राम रहीम थे उनको पेरोल पे भेजा, क्या 40 दिन की पेरोल पे भेजा था, है ना। और जो फर्लो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट होती है और हर किसी को होती है, रिस्पेक्टिव ऑफ हिज द नेचर ऑफ हिज ऑफेंस दैट ही हैज़ कमिटेड, और ये लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट पे होती है ना। आप देखोगी 432 सीआरपीसी बात करता है रिलीज ऑफ अक्यूज्ड की, और पेरोल और फर्लो किस बेसिस पे होता है, वो प्रिजनर्स एक्ट 1894 के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग रूल होता है और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई इनका बिहेवियर कैसा था जेल में, है ना, और जब पेरोल पे या फर्लो पे भेजते हैं तो उनको बेल बॉन्ड भरने पड़ते हैं, उनको अपना जो फ़ोन नंबर है वो जेल सुपरिटेंडेंट के पास देना पड़ता है कि भाई जब भी ज़रूरत पड़ी वो कॉल करके बुला सकते हैं। एक जो एसएचओ है जिस पुलिस स्टेशन पास है उसके घर के, उस एसएचओ को उसका नंबर और एड्रेस दिया जाता है कि जस्ट इन केस, और बाय द वे अगर वो पासपोर्ट है उस बंदे के पास तो पासपोर्ट भी उसको सबमिट करना पड़ता है पुलिस के पास। तो उसकी पूरी काइंड ऑफ लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उनको थोड़ी लिबर्टी में बाहर की देश दुनिया में भेजा जाता है, जस्ट सो दैट they do not become they do not become animals। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, तो बड़ा डिस्कशन किया है जजमेंट में कि पेरोल क्या है, फर्लो क्या है। ये देखिए, जैसे आप ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना। एक बोला है कि टू इनेबल द इनमेट टू मेंटेन कंटिन्यूटी विद हिज फैमिली लाइफ एंड डील विद फैमिली एंड सोशल मैटर्स, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव होप और एक्टिव इंटरेस्ट लाइफ में देने के लिए, उनका साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोर्ट ने बोला है कि जस्ट बिकॉज वो एक कन्विक्ट है सेक्सुअल ऑफेंस का, वो एक ग्राउंड नहीं हो सकता फर्लो को डिनाई करने का। क्यों? क्योंकि फर्लो इज़ अ मैटर ऑफ राइट। माइंड यू फर्लो इज़ अ मैटर ऑफ राइट, नॉट पेरोल। पेरोल इज़ अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। अभी आपने सुना होगा कि कोविड-19 में बड़े सारे लोगों को पेरोल पे भेजा था। क्यों? क्योंकि प्रिजन ओवर क्राउड हो रहे थे। नाउ अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि जब डीजीएस में जीके का पेपर आता है तो उसमें ये मान लीजिए ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल पे आ गया एक टॉपिक, है ना, तो आप इसको पेरोल से कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत मल्टी डायमेंशनल कनेक्शंस करने पड़ते हैं आपको डीजीएस क्लियर करने के लिए। ओके, तो इसीलिए इनको पेरोल पे भेज दिया था। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन ना बढ़े और रिस्क कम हो, ओवर क्राउडिंग कम हो, तो इन सारे चक्करों में पेरोल
किया गया था। हम नेक्स्ट सीरीज़ में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, केस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ये एग्जाम्पल है, और फिर आपको बड़ा इजी हो जाएगा पॉक्सो समझना, है ना। सेक्शन अब जैसे सेक्शन 19 और 20 में ड्यूटी है किसी भी ऑफिसर की कि भाई वो रिपोर्ट करे अगर उसको पता चल रहा है। तो एक केस था जहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट था उसको उसने बताया नहीं था कि ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। तो क्या हुआ था कि एक बंदे ने माइनर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसको रिकॉर्ड कर दिया, है ना। और होटल मैनेजमेंट को पता था कि 60 ये जो बच्ची है वो माइनर है, तो उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो उसकी भी वो बनती है, क्या कहते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, ठीक है। पर डॉक्टर्स को इसमें छोड़ा है। अभी रिसेंटली 2022 का जजमेंट आया था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन द मंथ ऑफ सितंबर इट केम, आई थिंक 3 सितंबर को जजमेंट आई थी, जिसमें बोला गया था कि नहीं डॉक्टर्स, क्योंकि अगर डॉक्टर्स के पास ये ड्यूटी हो गई तो फिर तो कोई आएगा ही नहीं बताने। कई बार क्या होता है कि मुस्लिम कपल्स होते हैं, वहाँ पे मुस्लिम में एज ऑफ प्यूबर्टी 15 ईयर्स है ना, और अगर वो शादी कर रहे हैं एंड द गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, वो आती है डॉक्टर को दिखाने और उसके चक्कर में जो आदमी है उसको जेल हो जाती है, क्योंकि अपेरेंटली वो इट्स अ क्राइम इन पॉक्सो एंड पॉक्सो इज अ सेक्युलर लॉ, so the whole idea gets defeated, so there are certain improvements. We'll talk about those improvements also in our subsequent lectures, but for you it is important to understand कि पॉक्सो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, बट उसको हमें बड़े एक प्रोसीजरली समझना है, and that we'll do, so that is not a problem. So I'll see you in our next class.